हेलो बच्चों, चलो आज हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज आर एटम। ठीक है, एटम ये चैप्टर का आपको सिर्फ फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प होगी। काफ़ी चीज़ें केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिपीट होंगी। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद एटम्स। एटम्स में पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके ईयर्स हैं, उन्होंने जो जो डिटेल की शॉर्ट में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि एक साइंटिस्ट के नाम अगर क्वेश्चन में आप बता सको, उन्होंने क्या उसके बारे में बताया वो भी बता सको। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट 500 BC में। 500 BC में हमारे साइंटिस्ट डेमोक्रेसी ऐसे याद रखना। तो एटम में कुछ हुआ तो डेमोक्रेटस आए। ही फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड एटम। तो देखो फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस नाम को किसने दिया वो तो हमको पता होना चाहिए, है ना। और एटम का उसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो नाम दिया 500 BC में डेमोक्रेटस ने। एटम वर्ड दिए और एटम का नाम है अनकटेबल, यू कैन नॉट कट इट इनटू पीसेस। उस वक्त उन्होंने वो बोला, बाद में वो पता चला इट कैन बी डिवाइडेड, बट फर्स्ट एटम का मीनिंग है अनकटेबल, डेमोक्रेटस ने दिया। ये हमें पता होना चाहिए। डेमोक्रेटस के बाद काफ़ी समय बाद हमने 1808 में आए हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जी ने बोला, उन्होंने क्या बोला वो बाद में हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं, पहले सारे साइंटिस्ट के नाम और डिटेल कर लेते। 1808 में किया। ठीक है, फिर 1904 में जे थॉमसन आए। कौन आए? जे थॉमसन आए। उन्होंने बोला, जैसे इमेजिन करो डाल्टन जी की दाल को एक कटोरे में जे थॉमसन जी ने डाल दिया। डाल्टन एटम की दाल को जो डाल्टन जी ने बनाए थे, थॉमसन जी ने एक कटोरे में डाल दिया या तरबूज के अंदर डाल दिया। ठीक है, और उन्होंने बोले इसका ना स्ट्रक्चर ऐसा है। उन्होंने उसका नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मेथड। ठीक है, ये देखो उन्होंने कंपेयर किया था, ये जो सीड्स है उनको इलेक्ट्रॉन बोला और बाकी इसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। बीजे नेगेटिव चार्ज है, रेस्ट ऑफ द ऑल इज पॉजिटिव चार्ज। और उन्होंने बोला ऐसे ये लोग आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं पूरे इफेक्ट को, पॉजिटिव ने नेगेटिव को बैलेंस कर दिया। तो जे थॉमसन जी 1904 में आए। उन्होंने तरबूज का, वाटरमेलन का, कस्टर्ड का ये वाला एग्जाम्पल कंपेयर किया एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को। इसके डिटेल में इसके ड्रॉबैक्स हम बाद में देखते हैं। 1909 में आए रुदरफोर्ड जी। रुदरफोर्ड जी ने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने थोड़ा और डिटेल में बताया। रुदरफोर्ड विद हिज साइंटिस्ट नेम थे, हाँ मैंने आगे दिए हैं। रुदरफोर्ड के बाकी पार्टनर्स ने मिलकर हमारे दिए, तो ये भी नाम याद रखना। रुदरफोर्ड अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स गेगर एंड मार्टसन दे मेड अ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड। ये तीनों नाम याद रखने, एक ही नहीं याद रखना है। तो हो गए रुदरफोर्ड जी 1909। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, इन्होंने जो मॉडल, सबसे पहले डाल्टन जी ने एक मॉडल दिया, उसके बाद जे थॉमसन ने बोला वाटरमेलन है, उसके बाद रुदरफोर्ड ने बोला इसी मॉडल को उन्होंने बोला कि प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर किया, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इनके इसका नाम देना रहा तो 4 मैच द पेयर में दे दिया, वाटरमेलन दे दिया, प्लम पुडिंग वाला दे दिया, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन दे दिया। तब आप मैच द पेयर करना रहा तो रुदरफोर्ड से आप प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन को मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनते किसी भी पैटर्न में। इनसे 3 साल बाद देखो, हमने पहले 1808 किया, 1900 तक के कुछ नहीं हो। 4 में हमारे आए जे थॉमसन, 9 में आए रुदरफोर्ड, 12 में आए। अब 3 साल आगे जाओ और फिर मल्टीपल ऑफ 2 करते जाओ। तो 1912 में हमारे बोहर आए। बोहर ने भी दिया एटॉमिक मॉडल, उसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, 24 में आए डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, बिहेव डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया, जैसे वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, इट हैज़ बोथ राउंड द क्लॉक। वो इलेक्ट्रॉन गोल तो घूम रहा है बट वो ऐसे भी रोटेट हो रहा है। तो डुअल नेचर बताया, डुअल बिहेवियर, एक ही डायरेक्शन में सीधा इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व होता है,
ये रैंडमली भी इवॉल्व होता है इन अ सर्कुलर पाथ। ये बोला है डी ब्रुगली। डी ब्रुगली ने क्या दिया, ऐसे कैसे याद करोगे अगर मैच द पेयर में आए तो डुएल, डी फॉर दो, डुएल फॉर दो, दोनों डी से चालू होता है तो डुएल से याद रखना, दो से कोई भी चीज़ का डुएल बिहेवियर के बारे में डी ब्रुगली ने बात की। 24 में आए। 26 में स्कॉडिंजर एक इक्वेशन दिया, उसको कहते हैं स्कॉडिंजर इक्वेशन। ये साई के बारे में बात करती है, हमारे को फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा, स्टिल वी शुड नो, मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, ठीक है। तो स्कॉडिंजर इक्वेशन आई 26 में, जस्ट ये मल्टीप्लस 24 हो रहा है इंटू 2, उसमें 2 साल ऐड किया 26। 27 में फिर से आए, 1927 में फिर से आए हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्योंकि देखो डुअल नेचर के बारे में बात हो गई थी। अब आप क्या बता सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस वक्त में कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, सर्कुलर पाथ में। तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी नाम ही बता रहा है, हीजनबर्ग के साथ हमेशा अनसर्टेनिटी जुड़कर रट जाता है नाम। अनसर्टेनिटी यानी समथिंग इज नॉट सर्टन। तो व्हाट इज दैट समथिंग विच इज नॉट सर्टन? ये बोला है पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम दैट इज वेलोसिटी। एक साथ एक वक्त में आप नहीं बता सकते हो। किसने बोला? हीजनबर्ग ने बोला। उन्होंने बोला एक वक्त में पार्टिकल किस जगह पे है और किस स्पीड से घूम रहा है उस जगह पे आप नहीं बता सकते हो। या तो आप ये बता सकते हो या तो आप ये बता सकते हो। प्लस उन्होंने एक इक्वेशन दी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ space, that is बोलोगे displacement of particle and the momentum of particle, it is directly proportional to h upon 4 pi। ये एक याद रखेंगे हम हीजनबर्ग केस में। एटम की बात चल रही है, हमने एटम का बाहर बाहर से सब चीज़ों का बता दिया, तो अंदर आ गया न्यूक्लियस। ये हम न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो कैडविक ने ये बात की किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। अभी तक के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन वर्ड दिया आपके कैडविक ने। कब दिया? 32 में दिया। चलो अब हम इंडिविजुअली जो जो थेरीज हमारे इसमें है उसके बारे में बात करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई, रुदरफोर्ड 1909 में आई, उसके बीच में हमारे 1904 में आए हैं जे थॉमसन जी, ठीक है। ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया था मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजिबल। वैसे भी पहले उन्होंने अनकटेबल बोल ही दिया था, डाल्टन बाद में आया, डाल्टन ने बोला इनडिवाइजिबल। अगर ये लाइन आई तो हम ट्रू बोलेंगे अगर वो डाल्टन से रिलेटेड असर्शन रीजनिंग में आता है, डाल्टन का नाम से रिलेट करते हुए आता है, तो यस मैटर इज इनडिवाइजिबल। बट आखिरी में फाइनल जो हमारा कंक्लूजन निकला इट इज नॉट डिवाइजिबल। तो आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा उस हिसाब से आंसर करना है। तो यस डाल्टन हैज सेड कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स विच आर इनडिवाइजिबल, ठीक है। अब उन्होंने बोला ऑल एटम्स। अब सपोज ये एक चीज़ बनी हुई है, ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर एक एटम्स है ना, ये एक मटेरियल है, कैप बोलो या इसका फुल पेन बोलो, इसके अंदर एक मटेरियल से बना है, उसके जितने इंडिविजुअल एटम्स है दे ऑल आर सिमिलर, दे ऑल विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, बी इट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन मटेरियल दे विल हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। इसके एक एटम को आप निकाल लो, दूसरे एटम को निकाल लो, तीसरे को निकाल लो, सब प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, हाँ रहेगी। उनका मास भी तो सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब सेम रहेगा, हाँ रहेगा, ठीक है। आप इस बॉक्स का कार्टन का ले लो, खड्डे का, अपने एटम्स उसके सारे एटम्स सेम रहेंगे, हाँ रहेंगे, सबका मास भी सेम रहेगा, तो बस वही बोला आइडेंटिकल मास, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला एक कंपाउंड बन रहा है, सपोज या पानी बन रहा है, वाटर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो देखो वो क्या होएगा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग, सो दे आर कंबाइनिंग विद फिक्स रेशो। पानी में जितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे H2 ही रहेगा, O एक ही रहेगा, रहेगा बिल्कुल रहेगा, सो दे आर इन फिक्स्ड रेशो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, अब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं, ये आपका मीथेन बन रहा है, 4 हाइड्रोजन ले रहा है, 1 कार्बन ले रहा है, तो हाइड्रोजन गैस लोगे और कार्बन लोगे, कार्बन चारकोल से लो, कोल से लो, जिससे भी लोगे, उसको जब आप रिएक्ट करोगे तो मीथेन बना रहा है।
तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बन रहा है, तो फिक्स रेशो वाला तो हो गया, लेकिन ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक पोजीशन लेते हैं, हाँ लेते हैं, तो रीऑर्गेनाइज करते हैं वो अपने आप को, हाँ करते हैं। सो देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दे इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, है ना। कार्बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, है कि नहीं, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। बट इस चीज़ को जब एटम में बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज होंगे ना। हमने कैसे किया, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन की गैस ले ली, 2 मॉलिक्यूल, अब ये तो ऐसे ऐसे थे, ये टूटेंगे, ये अपनी पोजीशन जाकर इससे लगेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, तो बस वही बात है। तो डाल्टन जी ने ये 4 चीज़ें बोली, समझ जाना। अब डाल्टन जी ने जब ये सब किया अपना रिएक्शन, तो कुछ चीज़ें थी जो वो एक्सप्लेन कर पाए, जो उस वक्त हो रही थी, हो चुकी थी, उनको वो एक्सप्लेन कर पाए, जस्टिफाई कर पाए अपने एक्सपेरिमेंट से। कुछ चीज़ें थी वो जो नहीं कर पाए, तो कुछ चीज़ें बोलेंगे जो उनके मतलब बोलेंगे पॉजिटिव थे उस इससे, और जो नहीं कर पाए वो ड्रॉबैक्स बोलेंगे। तो देखो उनके एडवांटेजेस क्या थे, तो देखो ही कुड एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे उन्होंने बोला 3 इससे 4, 2 हाइड्रोजन से ये मैच हुए, ठीक है, तो ये जब मीथेन बना तो CH4, देखो मास कंजर्व हुआ, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, यही लॉ है। हाँ, तो उन्होंने, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी, इट कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो रहे बिल्कुल कर पाए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी वो एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उन्होंने बोला था फिक्स रेशो में रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आइडेंटिकल है, जो जो चीज़ें बोले, तो ये 3 लॉज तो वो फुलफिल कर पाया, वो एक्सप्लेन कर पाए, जस्टिफाई कर पाए। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट, he could not explain what subatomic particles that were discovered by 20th century। subatomic particles what, एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो इनके बारे में नहीं बता पाए। तो he could not explain which were discovered in the 20th century, he could not explain that। ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, वो क्यों हुए, कैसे हुए, क्या हुए, तो वो डाल्टन जी नहीं बता पाए। ओके, तो ये याद रखना, क्या नहीं पता, सब एटॉमिक तो जाते जाएंगे ना आगे तक के, वो कोई नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा, सब में आएगा, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उस वक्त जो हो रहे थे उसको नहीं एक्सप्लेन पाए, ये एक एडिशनल आप याद रखो। तो ये अपनी डाल्टन जी की होगी। चलो, तो उसके बाद आ गए जे थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल, सारी दाल को उन्होंने तरबूज में डाल दिया और बोल दिया राई के जो दाने या तरबूज के बीजे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी पॉजिटिव मास में वो डिस्पर्स है, आपस में उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज करके उस एटम को न्यूट्रलिटी मेंटेन रखा, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो इनका एडवांटेज में आएगा, ही कुड एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी, वाई समथिंग इज न्यूट्रल, ये बैलेंस क्यों है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ने स्टेबल ऐसा कुछ बोला, क्यों काय को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको वो नहीं कर पाए, वो आएगा। तो चलो थॉमसन जी ने क्या किया, चलो वो देख लेते। एटम पजेसेस स्फेरिकल शेप, उन्होंने बोला जो भी एटम है ना उसका स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और न्यूक्लियस है बीच में, तो इन्होंने ना उसका डिस्टेंस बता दिया, रेडियस बताया, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर है, वो उन्होंने बताया। ये डाल्टन जी को उसका, सॉरी जे थॉमसन जी को उसका क्रेडिट दे देना, यानी न्यूक्लियस है और ये एटम है, तो टोटल स्ट्रक्चर, और ये इसका जो डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर है, ये बताए, ठीक है। वेदर विच इज द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, वही था ना, तरबूज था, तो ये तरबूज है, गोल ही कर देते, यहाँ बीच में पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड भरा हुआ है, उन्होंने उसका नाम दिया प्लम पुडिंग, उन्होंने रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन, कुछ भी नाम आए मैच कर दो जे थॉमसन से, ठीक है। तो ही कुड ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में उन्होंने बात की, करी, कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने बोला सारा भरा हुआ है, एक्चुअली में ऐसा है क्या, नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, जो ऑर्बिट्स में है, वो नहीं बता पाए, ठीक है। एंड द पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, न्यूक्लियस में भरा हुआ है, नहीं बोल पाए वो, उन्होंने बोल दिया रैंडमली सब भरा हुआ है। एंड व्हाट आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल सिचुएशन में अलग है, ठीक है। तो ये उनका ड्रॉबैक था। अब मैंने इन सब की पिक्चर भी दे दी अपने को याद रहने के लिए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू ईसीफाई थिंग्स एट अ ग्लांस टू ऑल ऑफ यू। ये आपके डाल्टन मॉडल, ठीक है, सॉलिड स्फीयर मॉडल बोला, जे थॉमसन जी का प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, तरबूज डालो कुछ डालो। रुदरफोर्ड ने बोला ये सन है, बीच में उसके बाजू में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बोहर ने ऑर्बिट के बारे में बात किया, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है। बोहर ने बोला प्लैनेटरी मोशन, न्यूक्लियर मॉडल, आई एम सॉरी, रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, ठीक है। फिर प्लैनेटरी मोशन दैट इज इवॉल्विंग अराउंड द सन, ये बोहर ने बोला। एंड अर्विन स्कॉडिंजर क्वांटम मॉडल के बारे में बात की, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन हमारे बोहर जी के हैं। चलो आ जाओ भी, अब हम आ गए रुदरफोर्ड, ठीक है। हमारे डाल्टन हो गए, थॉमसन हो गए, नेक्स्ट आ गए रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड अलॉन्ग विथ टू गेगर एंड मार्टसन ही मेड फॉलोइंग ऑब्जर्व। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया। अब देखो कोई भी एटम को आप ब्रेक करते हो, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। कोई भी एटम को अगर आप किसी चीज़ से हिट करते हो, वैसे तो वो बाद में रहेगा न्यूट्रॉन्स, हिट हो रहा है ना, तो इट विल स्कैटर अल्फा रेडिएशंस, बीटा एंड गामा। तीन टाइप के रेडिएशंस आते हैं। अल्फा दे आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हीलियम लाइक, ठीक है, हीलियम। बीटा दे आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड गामा दे आर द न्यूट्रल रेज, ठीक है। और जो गामा रेज होती है ना, ये हाई एनर्जी रेज होती हैं। क्या होती है ये भी याद रखो, गामा रेज आर हाई एनर्जी रेज। वो बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, सीधा पेनिट्रेट होके बॉडी में अच्छा नुकसान कर देती हैं, ठीक है। तो अल्फा हो गई, बीटा हो गई, गामा हो गई, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पता होना चाहिए, हीलियम लाइक, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़, फिर तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये है उसका कंस्ट्रक्शन। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, वो है बिस्मथ। क्या था वो, बिस्मथ। बिस्मथ का मैंने यहाँ मेंशन किया है, बिस्मथ की डिटेल्स भी मैंने यहाँ आपको मेंशन की है। हाँ, उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव मटेरियल बिस्मथ 22483, मास नंबर 22483। उन्होंने उसको एक गोल्ड फॉइल ली, जो जो बेसिक पता होना चाहिए वो सब मैंने यहाँ डाला है। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, उसका थिकनेस कितना था, 2.1 इंटू 10⁻⁷, 2.1 इंटू 10⁻⁷ का गोल्ड फॉइल था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मैच द पेयर में आ सकता है, मैं पेपर सेट करूँ मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। बिस्मथ का आपको पता होना चाहिए, 22483 जो मटेरियल था वो बिस्मथ था, पता होना चाहिए। इसको छोटा करने दो, पता होना चाहिए, ठीक है। जो नेचुरल काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की कितनी होती है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। डायरेक्टेड अ बीम ऑफ लाइट अल्फा पार्टिकल जो किया उन्होंने वो 5.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, ठीक है। एवरीथिंग टू बी नोटेड अबाउट दिस रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। बिस्मथ है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, 22483 जो गोल्ड फॉइल की थिकनेस है 2.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, ये चीज़ बता दी। नेक्स्ट चीज़, तो ये गोल्ड फॉइल की थिकनेस, गोल्ड फॉइल की थिकनेस डालो, पतला करो चलो गोल्ड फॉइल का थिकनेस ले लो, यहाँ आना चाहिए। गोल्ड फॉइल थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, ये हो गया गोल्ड फॉइल का। यहाँ जो मटेरियल है ये हमारा है बिस्मथ, ठीक है, 22483। ये एक आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये एक स्क्रीन है, ये बहुत पतला सा डिस्टेंस है, बहुत पतला सा कि ऐसे माइन्यूट ही जाते हैं। दिखाने के लिए हमको ये बड़ा दिख रहा है बट वो बहुत बारीक हॉल है, सिर्फ एक रे जा रही है।
ये यहाँ पर ये कितनी पतली है, ये देखो इतनी पतली नहीं है। ये कोई एक आपका बुक का जो कागज़ होता है, बुक का जो कागज़ होता है ना, ये उसका थिकनेस नहीं है। ये थिकनेस ऐसा है कि सिर्फ एक 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 एटम की लेयर बनी हुई है, पतली सी सिंगल एटम। इस लेयर में अगर एक फॉइल है ना, तो एक 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 एटम, एक के पीछे एक नहीं है, 2 रो नहीं है, सिंगल एक रो ऑफ एटम है जो गोल्ड फॉइल है। इतनी पतली गोल्ड फॉइल उन्होंने रखी और उन्होंने इसको बिस्मथ से रेडिएशन इसमें मेटल इसमें बॉक्स में रखा और उसको उससे पास किया। जैसे ही ये पास हुई रे इस गोल्ड फॉइल को हिट हुई। अब एक 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 एटम था, ठीक है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर को मैं इधर एक्सप्लेन करूंगी। तो अल्फा पार्टिकल सोर्स था आपका बिस्मथ 22483, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन दे, यहाँ से आपकी रे निकलेगी और ये आपका स्क्रीन है। ये स्क्रीन इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ये भी हमारा एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जब ये हिट होता है ना अल्फा पार्टिकल, तो उसकी एक टेंडेंसी चमक आती है, ठीक है। चमकेगा इतना बड़ा, बहुत बारीक 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 बारीक, ठीक है। वहाँ होगा, हम रात को अगर ट्रेन से जाते हैं तो हमको छोटे 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 लाइट वाले चमगादड़, हाँ, जुगनू दिखते हैं, कैसे सेकंड्स के लिए दिखते हैं, बस उससे भी माइन्यूट ये यहाँ पर दिखेंगे। तो ये आप नहीं देख पा रहे हो, तो ये कौन डिटेक्ट कर रहा है? ये एक डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप डिटेक्टर। इसी के पीछे लगा है, फॉइल है, फॉइल के पीछे माइक्रोस्कोप डिटेक्टर। जैसे टुक करके होगा लाइट जलेगी, जैसे ये इसकी देखो कैसे बारीक लाइट, इमेजिन कर लो ये इसकी लाइट इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। ये लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही, ठीक है। इसकी लाइट जैसे वो फ्लिक होती है, ठीक है। ये मेटल डिटेक्टर उसको ट्रैक कर लेता है और वो बताते हैं, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड हमको वर्ड पता होना चाहिए, बिस्मथ हमको पता होना चाहिए, ये एल्यूमिनियम बॉक्स में रहता है पता होना चाहिए, गोल्ड फॉइल की थिकनेस हमको पता होनी चाहिए। चलो सब पता चल गया। अब जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ इसको हिट कर रहे हैं, ये तो एक 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 ऐसे ही है ना। सिंगल एटम की लेयर है बोल दिया, एक एटम, उसके बीच में न्यूक्लियस बहुत कम है, छोटी सी जगह न्यूक्लियस खा रहा है और एटम बड़ा है। न्यूक्लियस तो छोटी सी जगह में, एटम बड़ा है, ठीक है। एक एटम का साइज पता है कैसा होता है? ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप सोचो अगर न्यूक्लियस है ना, तो ये एटम का जो रेडियस है ना, ये कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज़ लाइक 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर। आप सोचो आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपसे 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी एरियाज हो, आप लोगों को अपने एरिया का पता होता है, 5 किलोमीटर के दायरे में सपोज कोई स्कूल है, कोई जगह है, तो सोचो एक न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस उतना बड़ा, यानी एक एटम खत्म हो जाता है। तो आप सोचो वो एटम अपने आप में कितना छोटा है और उसके अंदर वो न्यूक्लियस कितना ज़्यादा छोटा है, समझ गए? अब उसमें आप हिट कर रहे हो, तो आप सोचो एक बड़े सी चादर आपने रखी, उसमें बीच में आपने एक मेटल की प्लेट थाली लगा दी, थाली। अब आप अपना क्रिकेट का बॉल हिट कर रहे हो, अब वो बॉल लगनी चाहिए उस थाली को, ठीक है। कितनी बार लगेगी हिट करके? तो अगर वो थाली को हिट करेगा, थाली इज लाइक न्यूक्लियस, बाकी चादर पूरा एटम का जगह लिया है, ठीक है। एक फुल डबल बेड की चादर रख समझो खड़ी हुई है वॉल पे आप, और वो थाली पे क्या आप हर बार थाली पे हिट मार सकोगे? नहीं। तो समझो चादर जो है ना वो पतली सी है, कुछ भी नहीं है, चादर के बीच में चादर नहीं है, वो होल जैसा है, ठीक है। चादर का सिर्फ आपने एक बाउंड्री काट के लगा ली है, डबल बेड की बाउंड्री, ठीक है। अब वो चादर से यहाँ हिट होगा, बॉल निकल जाएगा, यहाँ हिट करेगा, बॉल निकल जाएगा, यहाँ हिट करेगा, बॉल निकल जाएगा, यहाँ हिट कर, लेकिन जैसे वो मेटल को, प्लेट को अगर हिट करता है, वो भी समझ लो एक छोटी सी कटोरी आपने रख दी है, फ्लैट कटोरी। अब जब वो कटोरी को हिट करेगा तो बॉल वापस रिबाउंड आएगा। जैसे आप एक दीवार पे हिट करते हो तो बॉल एकदम से आपके तरफ आता है, क्योंकि उसको एक हार्ड वॉल आगे मिलती है, एक हार्ड वॉल आती है तो वो रिबाउंड बैक होता है। वो कितनी छोटी सी रखी है आपने, डबल बेड की चादर, बीच में एक छोटी सी कटोरी। जब कटोरी को हिट करेगा तो आपके पास पूरा रिपल बैक आएगा या थोड़े एंगल से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वो उसके काफ़ी। लेकिन जब ये कटोरी के बाहर जहाँ वो चादर जैसा अपन इमेजिन एक वॉल कर रहे हैं,
तो ये यहाँ से जाएगा इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ना एक पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अल्फा पार्टिकल मैंने बोला पॉजिटिव है, बोला था हीलियम पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज काउंट नहीं होता है, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव है। जैसे ये जितना इसके पास से जाएंगे वो उतना ज़्यादा स्कैटर होंगे, है ना, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इसके अंदर का पॉजिटिव इस अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव को बोलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। जैसे वो उसके पास आया, हिट बैक, चल दूर जा। ये थोड़ा दूर से जा रहे हैं तो थोड़ा कम डिवेट होंगे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है और ये जाकर ना सीधा सेंटर में कहीं इसको हिट कर रहे हैं, प्लेट को। आपने जो एम लगाया और वो डार्ट के सेंटर में जाके हिट किया, ये तो पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव। तो ये क्या बोलेगा, चल पीछे निकल जा, निकलेगा। या तो डायरेक्ट आएगी बॉल आपके पास वापस, या ऐसे आएगी। लेकिन देखो एंगल बनाया, ये एंगल रिफ्लेक्शन का, ये ऐसा निकल गया रहता, एंगल देखो, है ना, ये ऐसा जाएगा तो एंगल देखो, और ये ऐसा गया और ऐसा निकल गया, अब क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑलमोस्ट ज़ीरो बोलोगे ना, ठीक है। तो अभी यही डिस्प्लेसमेंट है, ये सीधा निकला, एटम है कहीं, ये इधर रिपेल बैक करेगा, यहाँ लाइट आएगी, ये अगर यहाँ हिट करेगा यहाँ लाइट आएगा, ये यहाँ से यहाँ निकलेगा यहाँ लाइट आएगा। लेकिन फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, अगर यहाँ डायरेक्ट न्यूक्लियस है, ये आपका डार्ट का सेंटर है, ये बेडशीट है, ये यहाँ अगर हिट कर रहा है और ये यहाँ आ गया तो ये बहुत कम होंगे नंबर इसका, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा, वहाँ पे आपके सारे एम सही लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे, वेरी फ्यू वापस आएंगे, ठीक है। वही ऑफर ला जाए, वही चीज़ हम यहाँ पर, ये देखो बैकवर्ड स्कैटरिंग इज 1 in 8000, यानी डार्ट का सेंटर में आप कितना, आप 1000 बॉल डालोगे तो एक बॉल आएगी जो आपके को वापस आके पड़ेगी, समझो आपको मुंह पे आकर हिट हो गई, 1 in 8000, समझ गया। दिस इज रिवर्ट बैक वाला, दिस इज द नंबर। अभी देख लो यहाँ पर ये आई, अगर न्यूक्लियस के सेंटर में हिट हुई तो ये वापस आ गया, है ना, ये यहाँ पर आकर आई तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, इतना हुआ, ठीक है। और ये देखो जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है, ये जैसे जैसे दूर, अब ये देखो ये वाले जो अल्फा पार्टिकल आए ये सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, इनको तो किसी ने रास्ता ही नहीं रोका, कोई रिपल्शन भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतने दूर थे कि उनको उस रिपल्शन से मतलब नहीं था। ये मैं बाद में बताऊंगी आपका, ठीक है, ये इसका एक और कंसेप्ट आएगा डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये देखो इतना दूर थे कि वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का उस अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को कोई मतलब ही नहीं पड़ा, वो चुपचाप सीधे निकल गए, कोई रिपल्शन नहीं आया, समझ गया। तो अब मैं ये ऑब्जर्वेशंस रीड कर रही हूँ, सब समझाया। 1911 में रुदरफोर्ड, ग्रेगर, मार्टसन मेड अ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ द alpha particle passed through the gold foil without any appreciable difference। बोला ना न्यूक्लियस सेंटर में ये ऐसे दूर से गए, इतने दूर थे कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव को इन अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चुपचाप निकल गया अपने रास्ते, ठटाक, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी अप्रिसिएबल डेविएशन, थोड़ा बहुत वो नेग्लिजिबल जो काउंट ही ना हो तो उसको नहीं, अप्रिसिएबल। Only 0.14% of incident alpha particle they scattered by more than 1 degree, 0.4%, 1 डिग्री से, 1 डिग्री से, ये सीधा सीधा होना चाहिए था, 1 डिग्री से डेविएट होकर निकले, ठीक है। अबाउट 1 पार्टिकल इन 8000 बोला ना, वो 90 डिग्री से रिपेल हुए। द टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल n, इसका फॉर्मूला है थ्रू एन एंगल 0 डिग्री, ये एक्सपेरिमेंट बता चुकी हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, करते हैं, पहले हम एक्सपेरिमेंट। तो देखो फिर से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99.86 यानी ऑलमोस्ट
100 में से 98, थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड 99.86, 0.14 वर डिफ्लेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, थ्रू एन एंगल बिटवीन 0 to 10 डिग्री के बीच में 0.14। अल्फा पार्टिकल ओकेजनली ट्रैवल बैक, वेरी ओकेजनली वो वापस आए हैं, यानी जब वो सीधा न्यूक्लियस को हिट करेंगे तो वापस आएंगे। 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय, ये है 1 in 8,000, 1 in 8,000 डेविएटेड बाय 90 डिग्री। देखो आप सारी डिग्रीज याद रखो विदाउट एनी, सीधे 99.87, 1 to 10 डिग्री कितने 0.14%, ठीक है। 1 in 8,000, 8,000 में एक 90 डिग्री से डेविएट, क्योंकि उनको भी रिपल्शन आया, न्यूक्लियस कैसे पास थे, चिपक के कहीं से जा रहे होंगे, यानी ऐसा था और वो ऐसा कहीं हिट हुआ, फेंक दिया गया, ये इधर चला गया, अल्फा का ट्रैवल ऐसा किया तो ऐसा, तो 90 डिग्री से 1 in 8,000, हर एक 1 in 10, 180 डिग्री, 10 raised to -6, 1 in 10 raised to 1 in 10 raised to 10 raised to 6, 1 into 10 raised to 6, ठीक है, ठीक है। 1 in 10 raised to 6 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय 180 डिग्री, 90 डिग्री 1 in 8,000, वापस 1 in 10 raised to 6, 10 लाख से ऊपर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम ये करेंगे, ये 10 raised to 6 का भी फिगर याद रखो, 8,000 का याद रखो, 1 in 8,000 90 डिग्री, 1 in 10 raised to 6 इज़ 180 डिग्री, सारे एंगल याद रख लो, 0 डिग्री, ठीक है, 1 to 10 डिग्री, देन यू हैव 90 डिग्री, देन यू हैव 180 डिग्री, 4 डिग्री है, 1 in 10 raised to 6, 1 in 8,000, ठीक है, वेरी फ्यू 0.01%, 14% एंड 99.86, ठीक है, 0 डिग्री। फिगर्स याद होने चाहिए। अब हम आ रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट दे 0 डिग्री से जो डेविएट हुए, इसका एक फॉर्मूला है, kz² है, इट इज़ z² है, इट इज z का स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट डेविएटेड टू 0 डिग्री, kz² अपॉन साइन टू द पावर 4, इट इज θ/2, इट इज θ/2, अच्छे से लिख देते हैं, इट इज θ/2, ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है, मैंने नीचे कराया है, θ/2, ठीक। नाउ तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा है, व्हाट इज दिस k, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और नेचुरल काइनेटिक एनर्जी मैंने जब भी बताया है, इट इज नेचुरल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मटेरियल, इट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डालना है आपको k, ठीक है। z इज दी आपका एटॉमिक नंबर ऑफ द पार्टिकल, यहाँ गोल्ड फॉइल का आएगा, ठीक है। साइन थीटा जो भी एंगल होगा वो का हाफ लेना है आपको, जब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएशन आपको पूछते हैं न्यूमेरिकल में। नाउ उन्होंने और क्या बोला कंक्लूजन में, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज डेंसली, नॉट टेंसली, इट इज डेंसली concentrated in the extremely small region of the nucleus। जब बोला ना 1 in 10 raised to 6 80% से डेविएट हुए, 90% से, इनसे क्या पता चला, ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर ऑफ द एटम में है, कहाँ, न्यूक्लियस, तो बस वही उसका कंक्लूजन है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट हैव surrounded nucleus with a high speed, in particular path called orbit that revolve around nucleus है।
that just write me. Oh. Rotate around nucleus with a high speed and in a path known as orbit. तो ऑर्बिट की बात भी की इन्होंने रुदरफोर्ड ने. नाउ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर. अब जब बोले आपका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड आपका एटम है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे, हाँ घूम रहे, ठीक है, तो ये कोई फोर्स से जुड़े हैं ना. तो रुदरफोर्ड ने बोला ये घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और ऑर्बिट में जब घूम रहे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. और देखो जैसे जैसे घूम रहा है अंदर फेंका जा रहा है, जैसे घूम रहा है अंदर फेंका जा रहा है, घूम रहा है अंदर फेंका जा रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया. वो फोर्स कौन सा फोर्स है? जो फोर्स इसको रोटेट करा रहा है, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब दो फोर्स की बात आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आ गई और ऑर्बिट की बात आ गई. तो हमको क्या चीज़ें इससे निकाल सकते हैं? रेडियस, वेलोसिटी, वी स्क्वायर के टर्म में आना ही चाहिए. इससे ऐसे ही रिलेट करना. जहाँ बात आ गई ऑर्बिट की तो रेडियस होना, घूम रहा है विद अ सर्टन स्पीड तो वेलोसिटी आएगी. तो इससे रिलेट करो. तो चलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस कंसेप्ट को आगे रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी निकालने में कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ. चलो एक और चीज़ है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एट एन एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2. यही हमने ऊपर किया, वही पॉइंट है. मैंने बोला था नीचे फिर से लिखा, ये प्रोपोर्शनैलिटी बात है. वहाँ पे kz² आ जाएगा. k इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. नाउ फोर्स ऑफ बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस. अभी फोर्स का भी एक विषय, फोर्स तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स में, है ना. 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r², दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, तो देखो ये आ गया 1/4πε0. देखो, एंड दिस इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. फिर आपका आ जाएगा इनसाइड द प्रोटॉन. प्रोटॉन में आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन को आप पी लोगे, पॉजिटिव लोगे, ई के ही टर्म्स में रहेगा, बट इट विल बी प्लस. एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो रहेंगे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय जेड, द एटॉमिक नंबर. तो देखो जेड ई एंड दिस ई, ये आ गया आपका फोर्स. चलो नाउ द लिमिटेशंस. अभी रुदरफोर्ड ने सब चीज़ें बताई, रेडियस बताई, ऑर्बिट बताई, स्कैटरिंग बताई, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने पूछा घूम क्यों रहा है? आपने बोला एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट भी करता है घूमते वक्त, तो ये स्टेबल क्यों है? ये रुदरफोर्ड जी नहीं एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि बोला इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा तो अंदर आएगा, सर्कल उसका छोटा होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, छोटा होता जाएगा और वो आकर न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है. उनको पूछा गया क्यों नहीं होता है, तो वो नहीं बता पाए. ठीक है, तो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी. अगेन ही फेल्ड टू डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर के बारे में, वही अपना NS1 NS2p सब, उसके बारे में वो नहीं बता पाए, ये बाद में आया. ही अगेन डिस्कस नथिंग अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. देखो उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बात की, बीटा की, तो गामा भी तो आया. इन सब के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में वो नहीं बता पाए कुछ भी. ठीक है, अल्फा पे मेन काम किया. नाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स do not explain atomic spectral emission. स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन हुई, देखो उन्होंने डुअल नेचर नहीं बताया. स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस, जो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी गेन करता है, हायर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाता है, वो वापस जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में करता है और एनर्जी छोड़ता है. अरे जब वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए तो इसके बारे में क्या बताएंगे? एनर्जी क्यों एमिट करा है या गेन करके क्यों जंप किया है, ये सब.
तो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी वो नहीं बता पाए रुदरफोर्ड। इसके लिए स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फिर कौन आए? बोहर्स आए। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बिस्मथ है 224, गोल्ड फॉयल की थिकनेस है, वही यहाँ पर लिखा है फॉर योर नॉलेज, जस्ट रेफर द नोट्स। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हुई। तो अल्फा पार्टिकल पाथ लेता है, ऐसा लेता है, ऐसा निकलता है, वापस आता है, ऐसा लेता है और ऐसा निकल जाता है। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी हमारे एनसीईआरटी में है। ये मैं रीड कर लेती हूँ, इसको फिर बता देती हूँ आपको। वैसे ये यहाँ पर है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। इसके बारे में ना डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में हम पहले बात करेंगे। डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, द लोअर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मिनिमम डिस्टेंस ये इस तरफ से कहाँ से अल्फा पार्टिकल आने चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस ये है। ये सपोज यहाँ पर मैंने एटम रखा है, तो इसका एक दायरा है, वो क्या कहते हैं, इस दायरे में अगर मेरे को आकर अल्फा पार्टिकल इतने एरिया से आती हैं, तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस अल्फा पार्टिकल को एक रिस्पेक्टिव एंगल से रिपेल बैक करेगा, दूर फेंक देगा, डाइवर्ट करेगा, एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पूरा रिवर्स बैक 90 डिग्री एट सम एंगल विद नो डिफ्लेक्शन। और ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच से ज़्यादा आगे से अगर पार्टिकल, तो उसको इसका रिपल्शन फील नहीं होगा, वो जैसे आ रहे अपने हिसाब से निकलेंगे। इनसे दूर रहेंगे तो इनको उसका रिपल्शन नहीं होगा। देखो अगर ये एकदम सेंटर से आए, ये सपोज न्यूक्लियस है एटम का, तो इसका अपना एक इधर आएगा, ये न्यूक्लियस के इतना पास है तो ये रिपल्शन महसूस करेगा। ये सपोज न्यूक्लियस का दायरा, ठीक है, ये रिपल्शन देखो, ये पास में है, ये न्यूक्लियस है, ये पास में, इधर से आया तो वापस जाएगा, ये इसके पास है, डिस्टेंस बहुत क्लोज है, डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्लोज है, तो देखो ये ज़्यादा एंगल से डेविएट हुआ, ये थोड़ा दूर है, ये देखो ये इतने एंगल से डेविएट हुआ, ये और दूर हो गया, डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। देखो ये थोड़ा कम एंगल से, अब ये देखो ये और कम एंगल से, ये देखो और कम, अब ये इस डिस्टेंस से जब दूर हो जाता है ना, तो ये कैसे भी निकल जाते हैं अपने। दिस इज योर डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये उस डी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया। दिस डी इज इक्वल टू 1/4πε0, तो डाल ही दो हमारे फोर्स का, ठीक है, इंटू 2 इंटू अप करना, अब 2 ZE², ये फोर्स का ही था, उसमें एक 2 आ रहा है, अपॉन द के आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, अपॉन के, जिस एनर्जी से, किस एनर्जी से, तो देखो ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस डी, तो डी के नीचे आप के डाल दो, ऊपर ZE² डालो, 1/4πε0, ये एक फोर्स का फॉर्मूला रखो, 2ZE² करो, अपॉन के कर दो, ये आपका जी का फॉर्मूला आ गया, 2ZE², Z²। यहाँ देखो के की वैल्यू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर जूल्स में एनर्जी की वैल्यू दी तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, 1.2 इंटू 12, देखो 12 बोल सकते हो, लेकिन 1.2 में बात करना, इंटू 10⁻12 करो, -2 जूल्स। अभी इसी का डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर द गोल्ड फॉइल, डी फॉर गोल्ड फॉइल भी दिया हुआ है ना, 3 × 10⁻14 m। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस क्लोजेस्ट फॉर गोल्ड फॉइल। इतना दूर के इसमें रहेंगे तो वो उनको हिट करके कुछ करेगा, तो इट इज़ 30, पहले 3 पॉइंट से दिया है, 3.0 यानी 3 × 10⁻14। लेकिन ना इसका फर्मी से अगर मुझे रिलेट करना है तो मैं 10⁻14 को 10⁻15 में कन्वर्ट करना चाहूँगी, तो मैं यहाँ इसमें एक 30 कर दूँगी इस 3 को, तो 30 × 10⁻15 मीटर में मुझे चाहिए एक इक्वेशन, 10⁻15 में, तो 30 × 10⁻15 का दो। गोल्ड फॉइल की यूज़ किया है तो गोल्ड फॉइल की बात करें, डी फॉर गोल्ड फॉइल 30 × 10⁻15। अगर मैं इसको फर्मी में लिखना चाहूँ तो जस्ट 30 फर्मी बोल दो, 30 फर्मी बोल दो। ठीक है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। कितना छोटा है फर्मी, तो कितना छोटा हो गया आपका
गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा हमारे इसमें, वर्ड आएगा ट्रैजेक्टरी। व्हेन अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हिट्स समथिंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी, वी कैन ऑब्जर्व पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद सम ट्रैजेक्टरी, एक एंगल से वो फेंक दिए जाएंगे बाहर। एज ऑल अल्फा पार्टिकल्स इन अ बीम हैव सेम काइनेटिक, जितने आ रहे हैं एक मटेरियल का है, सपोज बिस्मत का है, तो इसके जितने अल्फा पार्टिकल होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी। हाँ होगी। तो द स्कैटरिंग ऑफ दीज पार्टिकल इज कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब एनर्जी तो सेम है, तो क्या चीज़ इसको रिवर्ट बैक करेगी, क्या 90 डिग्री से करेगी, क्या डिफरेंट एंगल से करेगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है इम्पैक्ट पैरामीटर। वो उस सेंटर के न्यूक्लियस से या एटम्स के न्यूक्लियस से कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, वो उसकी एज पे कर रहा है, वो उसके सेंटर पे कर रहा है, वो उसके एज से एट अ डिस्टेंस कर रहा है, एट अ डिस्टेंस कर रहा है, एट अ डिस्टेंस कर रहा है, वो डिसाइड करेगा वो कितना डेविएट होगा। यहाँ होगा तो रिवर्ट बैक होगा, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव उसको रिपेल तो करेंगे विथ सम, यहाँ से दूर होगा विथ सम, और दूर होगा तो सीधा निकलेगा, सीधा निकलेगा, वही कंसेप्ट है। समझ गए? तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट, हेड ऑन इम्पैक्ट, नियर नियर, साइड बाय साइड इम्पैक्ट कैसा है वो डिसाइड। तो द इम्पैक्ट पैरामीटर इज द, व्हाट इज दैट इम्पैक्ट पैरामीटर के डेफिनेशन? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the initial velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus. Alpha particle near to the nucleus are scattered more as they have less impact parameter, भी थीटा में टर्म में बात होगा। सीन alpha particle near to the nucleus less parameter, ठीक है। as alpha particle with a higher impact parameter, यानी जो साइड से हायर थीटा रहेगा, they have a less scattering, the scattering is less, some particles are scattered or deviated, उनका deviation कम रहेगा, less impact parameter, less deviation, सीधा निकल जा रहे हैं। yes, the particles with are underwent head on collision, zero impact parameter, impact parameter is in terms of theta, impact parameter is in terms of theta, यहाँ theta is 0, was almost 0। तो डिस्टेंट क्लोजेट अप्रोच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, अब हमने न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अब हमको डिराइव करनी है रेडियस, वेलोसिटी। तो देखो इन्होंने पहले ही बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो जुड़े हैं न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस विद विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलो Fe को Fc से इक्वेट कर दो। Fe तो हमको पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, के इज नथिंग बट 1/4 पाई। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, प्रोटॉन, तो दोनों का हो जाता है E² अपॉन आर स्क्वायर, चार्जेस, ठीक है, mv² बाई आर, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इससे इक्वेट कर दिया तो देखो इसमें आपको एक चीज़ मिलती है, v² मिल रहा है, r को इधर कर दो, m को इधर कर दो, मिल रहा है। अगर इस r को कैंसिल करती हूँ, ये r कैंसिल होता है, तो मुझे r मिलता है, कैसे, mv² e² ना, नीचे आ जाएगा, r भी मिलता है, r का इक्वेशन, बस इसी से मेरे को सारी इक्वेशन मिल रही है, रट लो कैसे। देखो r मिल रहा है, r को पूरा कैंसिल आउट करने के बाद e², ये r ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये कैंसिल होगा, ये r इधर जाएगा और mv² नीचे आ गया। देख लो e² ऊपर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको रटने का तरीका r कैसे करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, ये हमारा फोर्स का है, e² ऊपर रख दो, पूरी फोर्स की इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन फोर्स की है, नीचे के r² को तो r इधर चला गया कैंसिल होने के बाद, बस mv² डाल दो r² की जगह। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला हो गया। रटो मत, इतने इजी तरीके से बता रही हूँ, मैंने खुद लास्ट टाइम देखा, रट 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 कुछ नहीं याद आता, ए भी था, ए भी था, एप्सिलॉन, पूरा फोर्स का फॉर्मूला है,
उसमें आर स्क्वायर की जगह एम वी स्क्वायर डाल दो, आर आपको मिल रहा है। अब क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है वी स्क्वायर में। कुछ नहीं करना, आर को इधर दे दो, वी स्क्वायर को उधर दे दो। देखो अब मैं एक इससे वेलोसिटी की भी इक्वेशन यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। वी स्क्वायर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ई स्क्वायर कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख दिया, और मैंने यहाँ के वी स्क्वायर को ऊपर कर दिया, तो एम और आर डाल दो। मेरा वेलोसिटी का भी इक्वेशन रेडी है। स्क्वायर में सिंगल करना रहा, अंडर रूट कर दो। कोई ज़रूरत है लिखने की? नहीं ज़रूरत। अब मैंने ये वी स्क्वायर निकाला, तो इससे मैं काइनेटिक एनर्जी कर सकती हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वी स्क्वायर ये डाल दो, मास डाल दो, मास मास कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। चलो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ रख दो, 1/4 पाई डाल दो, एम कैंसिल हो गया। देखो मतलब एक दो चीज़ याद रख लो, फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सारी इक्वेशन उससे बनाना सिखा रही हूँ, इससे ईजा कोई नहीं बताएगा आपको। Nobody can easify more than me, so things are being easify my or your exams। चलो तो देखो काइनेटिक एनर्जी आ गया, सिर्फ एम उड़ा दो, सिर्फ एम उड़ा दो, आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। एंड 2 × 4 को 8 कर दो, 8 हो जाएगा क्योंकि हाफ है। चलो अब मैं ला रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी, इससे मैं लाऊंगी पोटेंशियल एनर्जी और उसी से मैं लाऊंगी टोटल एनर्जी। तो U इज़ नथिंग बट U इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, U इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। इतना याद रख लो, एक रिलेशन फाइनल लिख के देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस माइनस ऑपोजिट एंड ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतना याद रख लो, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कभी ना बॉडी की ज़्यादा होती है, क्योंकि आधी तो वो यूज़ कर देगा, इतना कर कुछ आधी तो रखेगा, पूरा ड्राई तो नहीं होने वाला है ना। इसलिए ऑलवेज काइनेटिक से 2 ज़्यादा, डबल। आधी यूज़ कर ली घूमने फिरने में, आधी सेव करी स्टोर करने, ऐसे याद करो। और कोई भी एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म होती है वो माइनस में रहेगी, वो नहीं दे रहा समझ, ठीक है। जितना ऐसे याद, तो माइनस हो गई, तो अब जस्ट 2 ऑफ काइनेटिक कर दे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब एक और रिलेशन याद कर लो, ये याद है आपको, ई स्क्वायर, ये सिर्फ एम उड़ा दिया वी में से, तो आपका जो एक और रिलेशन है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे शायद लिखा होगा, योर टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू विल बी सेम। देखो ई स्क्वायर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस साइन आपका माइनस आ जाएगा, इतना लर्न कर लो। तो इतना अगर आपने याद कर, कभी कभी हमारे को एग्जाम में कैसे आता है, टोटल एनर्जी दे देते हैं या काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, पोटेंशियल पूछ लेते हैं, बस उसका वैल्यू देखो, उसको ट्वाइस करके आप पोटेंशियल ले आओ, उसको माइनस करके डायरेक्ट काइनेटिक डाल दो। बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ, 2 सेकंड में आपको आंसर सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखोगे अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, ठीक है, ये इस टाइप का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसमें आपको 3 टाइप के मिल सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में, सिचुएशंस में आपको अलग अलग मिलता है। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिट हुआ। एक है अब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट्रम, कुछ अब्जॉर्ब कर लिया गया, कुछ आया उसमें का कुछ किसी ने खा लिया, कुछ है किसी ने एमिट किया। और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम 3 टाइप के हो गए, ठीक है। देखो ये आपका कंटिन्यूस, देखो इनके बीच में ना कोई लाइनें नहीं है यहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूस है, एक एक के बीच में मर्ज होकर आई है। ये हमने देखा है प्रिज्म केस में, जब हम एक रे ऑफ लाइट करते हैं तो एक यू गेट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आप एक चीज़ में बोल सकते हो, सपोज आपने कोई मटेरियल को बहुत ठंडा किया, ठीक है, ऐसा याद रखना, तो और उसको आपने बाहर रखा कभी भी, तो व्हाट इट विल अब्जॉर्ब हीट, नॉर्मल होने के लिए, है ना, नॉर्मल होने के लिए ठंडी चीज़ विल अब्जॉर्ब हीट। तो इतना याद रखना, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कभी भी कोई कोल्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको जब आप किसी इसमें करते हो तो कोल्ड सिचुएशंस में,
एमिशन स्पेक्ट्रम, कोई चीज़ हॉट ले लिया आपने, तो हॉट चीज़ क्या करेगी, हीट को एमिट कर देगी, छोड़ देगी, ऐसे लर्न करना। हॉट गैसेस दे विल एमिट, ये याद रखना। कोल्ड दे विल अब्जॉर्ब, और कंटिन्यूस में आप प्रिज्म को याद रखो, ठीक है। इसमें क्या अब्जॉर्ब हुई, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को आपने एक डाला और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, तो ना ये जगह की देखो, ये यहाँ पर ऐसे रहना था, नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही, नहीं दिख रही, यहाँ पर कुछ था, ये है हमारे पूरे ब्लू कलर है, ये यहाँ आने के बाद देखो गायब हो गई, ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन इंडिकेट्स व्हाट, उस जगह का जो कलर था वो अब्जॉर्ब कर लिया गया, किसने, अब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ देखो ये ग्रीन था ना पूरा, ये कंटिन्यूस को देखो और उससे कंपेयर करो, यहाँ पर काला आ गया, यानी उतना खा लिया गया। ये देखो यहाँ पर ये जो था ये वेवलेंथ की, तो ये जो जगह खाली हो गई ना, यहाँ की जो वेवलेंथ की लाइट थी दैट हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल। तो ये आपको जब ये स्पेक्ट्रम मिला, ये आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, ये एक प्लेन ब्लैक ले लिया और ये हॉट मटेरियल को जब आपने इससे पास किया, तो देखो उसने ना कुछ वेवलेंथ रिलीज किया, एमिट किया, कुछ लाइट एमिट की, कुछ वेवलेंथ की। तो ये देखो विबज्योर का रेड, ये वेवलेंथ की लाइट एमिट हुई तो इस पे शीट पे हमको वो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है कि ये वेवलेंथ की लाइट उसने एमिट किया। यहाँ पर था किसी ने ये वेवलेंथ की लाइट खा लिया, देखो ठंडा कर दिया तो उसने वो वेवलेंथ की खा लिया क्योंकि उसको वो चाहिए, एमिट करवाया तो उसने ये छोड़ दिया। नॉर्मल सिचुएशंस में वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो कंटिन्यूस क्या होता है, लगातार, और एक होता है डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस तो लगातार हो गया, डिस्क्रीट क्या होगा, स्टेप, टुकड़े में, क्वांटम ऐसे होता ना। हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्या होता है, एनर्जी डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है। इसकी अपनी एनर्जी रहेगी, इसकी अपनी n=1 की अपनी एनर्जी रहेगी, फिक्स रहेगी। n=2 की अपनी एनर्जी रहेगी। बोहर स्पेक्ट्रम में हम करेंगे n= अपनी एनर्जी रहेगी और वो उनकी फिक्स रहेगी। क्वांटम पैकेज मतलब हर बच्चा है, चल तू 10 रुपये रख के खड़े हो, तू 20 रुपये, तू 30 रुपये, फिक्स है। सारे 10 रुपये वाले इधर रहेंगे, सारे 20 रुपये वाले इधर रहेंगे, तो सबका फिक्स रहेगा। 10 वाला 20 में, 20 वाला 30 में नहीं। डिस्क्रीट इज व्हाट, पैकेज। 10 वाले इधर, 20 वाले इधर, 30 वाले फिक्स, लेकिन इधर जितने होंगे वो 30 वाले होंगे, इधर जितने होंगे वो 10 वाले होंगे, ठीक है, दैट इज। तो चलो इसमें हमको कुछ चीज़ें ये हम समझ गए, एमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम आप समझ गए। ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। सो व्हाट आर दीज आर द लाइंस। तो दीज आर द सीरीज ऑफ, ब्राइट हो सकती है या डार्क हो सकती है, ब्राइट हो सकती है या डार्क हो सकती है, contributing to a spectrum. This is what, this is a spectrum where bright or dark lines are contributing to it. और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज़ नथिंग बट स्टडी। मैं इसको स्टडी करूँ, अच्छा डार्क दिया, अच्छा ब्राइट दिया, आई एम स्टडिंग इट। तो दिस इज स्टडी ऑफ एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज बाय अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आ गया। चलो अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखते हैं, एटम्स का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ गैस, ओके, वी एनालाइज द ट्रांसमिटेड लाइट यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कर रहे हो आप स्पेक्ट्रोमीटर से कर रहे हो, टू फाइंड सम ऑफ द डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। डार्क लाइंस देख रहे हो, स्पेक्ट्रम है उसमें डार्क लाइन, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। दीज डार्क लाइन्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रिसाइज टू दोज वेवलेंथ्स, वेवलेंथ को ही वो कॉरस्पॉन्ड करे, which were found to be emitted, and this is called absorption spectrum of the material, ठीक है, ओके। अभी इसमें आपका लाइमन सीरीज आएगा, बामर सीरीज आएगा, पास्चन आएगा, ब्रैकेट आएगा और फंड सीरीज आएगा। मैं इसको फंड प्रोनाउंस करती हूँ। सो नाउ द स्पेक्ट्रल लाइंस, ये इसका डायग्राम आएगा नीचे, रुदरफोर्ड का लिमिटेशंस। चलो
पहले हम रुदरफोर्ड के लिमिटेशंस को कर लेते हैं। रुदरफोर्ड का ही कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम हम कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन, देयरफॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल डिक्रीज ग्रेजुअली। हमने जब भी डिस्कस किया, अल्टीमेटली इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस। बोला था ना, ऑर्बिट है, ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा और न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। एंड रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, वो ये है। इसी के वजह से बाद में बोहर्स एटॉमिक आया, ठीक है। नाउ और एक चीज़ है अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। बताया लाइन स्पेक्ट्रम, वो फिर से यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, लाइमन सीरीज के पहले स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बामर सीरीज वगैरह मिलेंगे। उसके पहले बोहर्स मॉडल, रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट। हाँ, बोहर के ऑर्बिट आने के पहले स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह का डिस्क्रिप्शन हो गया था। वाई बोहर मॉडल केम? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, एक डुअल नेचर ऑफ मैग्नेटिक वेव्स आया और देन यू हैव द स्पेक्ट्रल लाइंस का भी फॉर्मेशन हो गया था। दिस वर द रीजन वाई बोहर मॉडल कुड एक्सप्लेन हिज थिंग्स, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या था? बामर फाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑब्जॉर्व वेवलेंथ। वेवलेंथ आई थी, एमिशन स्पेक्ट्रम हुआ था, वेवलेंथ आई थी, तो देयर वाज अ सिंगल फॉर्मूला। बामर साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी, बोले वेवलेंथ ऑफ लाइट का 1/λ, इट इज़ नथिंग बट आर, ये एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, अपॉन एन इनटू n1। चलो यहाँ लिख देती हूँ, जनरल फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, सॉरी, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया था स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। ये n चेंज होता जाएगा, ये n चेंज होता जाएगा। ये n वो है जिस जगह पे एक एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आता है, तो यू कैन से दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। किस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसा सीरीज है, पहला है लाइमन, देन यू हैव बामर, देन यू हैव पास्चन, देन यू हैव ब्रैकेट, देन यू हैव फन सीरीज, ठीक है। यहाँ पर लाइमन इज n इज इक्वल टू 1, बामर is n is equal to 2, Paschen is n is equal to 3, bracket is n is equal to 4, fund is n is equal to 5. n is the ground state, वहाँ पर आकर वो गिर रहा है। n is the ground state number for individual scientist का। उन्होंने जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इसका है, उसके हिसाब से उनको नाम दिया गया है। लाइमन ने लाइमन किया, बामन ने बामन, तो बामन ने अपनी एक इक्वेशन दे दी इसके हिसाब से। बामन ने बोला 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट में 2, क्यों? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 2, तो उन्होंने बोला इन द ग्राउंड स्टेट मेरी सीरीज में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 1/n2 का होल स्क्वायर, एंड दैट 2 कैन बी एनीथिंग अबाउट दैट। n इज इक्वल टू 2 बामर का था, तो वो पास्चन से भी आ सकता है, वो ब्रैकेट से भी आ सकता है, वो फंड से भी आ सकता है, वो इन्फिनिटी से भी आ सकता है। जब n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो उन्होंने एक एनर्जी का लैम्डा का वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया, ठीक है, यहाँ की इक्वेशन में। एंड दिस r इज इक्वल टू नथिंग बट 1:10⁻⁷ है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1:10⁻⁷ है r का वैल्यू, ये याद रखना। रेडबर्ग जी ने इसका एक वैल्यू दिया 1:10⁻⁻, ठीक है। और तो वेयर द लैम्डा इज द वेवलेंथ, r इज द कांस्टेंट नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल 3। अब ये जो n है, ये तो मैं बताया, n कैन बी 2, क्योंकि बार्मर के लिए n 2 है, तो इसके ऊपर का n 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। समझ गए? यही कंसेप्ट सबके लिए चलेगा। अगर आप पास्चन सीरीज में बारे, तो n1 द ग्राउंड स्टेट विल बी 3, तो दिस कैन बी व्हाट, 3 के ऊपर रहेगा, 3 से 3 में तो गिनने से रहा, तो ये जो n है ये 3, 4, 5, 6 हो सकता है, ठीक है। उसी के फॉर्मूलेज है, r की वैल्यू दी हुई है
इसको बार्मर फॉर्मूला बोलेंगे। जब आप n1 को 2 रख दो और वो जहाँ से आ रहा है वो यहाँ पर फिट करके आप अपना फॉर्मूला बनाओगे लैम्डा की वेवलेंथ, ठीक है। सो यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में सॉल्व करके भी दिया है। बार्मर सीरीज़ के लिए लैम्डा इज़ 656, ये याद कर लो, 656 नैनोमीटर याद कर सकते हो, तो 656। चलो अब n इज इक्वल टू 4 किया है वेवलेंथ। अभी देखो ये है लाइमन सीरीज़ के लिए, ये n 1 रहेगा, हाँ 1 रहेगा, ये n कैन बी 2 3 4 5। पास्ट n के लिए ये n 3 है एंड दिस n कैन बी 4 5 6, स्क्वायर करना बनना वो फॉर्मूला है। ब्रैकेट के लिए ये n 4 है तो ये n 4 के ऊपर का रहेगा 5 6 7 8। फंड सीरीज़ के लिए ये n 5 है, याद रखना है, तो दिस n कैन बी 5 के ऊपर 6 7 8, ये इन्फिनिटी तक के हो सकता है हर एक के लिए, ठीक है। तो लाइमन सीरीज़, आप एक चीज़ और पता रखना, लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट रेज़ के लिए है। हाँ, बार्मर सीरीज़ जो है, बार्मर सीरीज़ इज़ फॉर विजिबल। देखो कैसे याद करोगे, बाल विजिबल होते हैं, बाल सबके विजिबल है, तो बार्मर को विजिबल दे दो, ठीक है। तो उसके आगे के पास्ट टेन ब्रैकेट एंड फन सीरीज दे आर IR, ठीक है। और UV लाइमन के लिए है UV। देखो V से पहले कभी भी U आता है, तो लाइमन को आप UV दे दो, तो बाल विजिबल होते हैं तो विजिबल बालों को दे दो। उसके बाद की सारी रेडिएशंस IR है, ठीक है। पास्चन ब्रैकेट फंड दे आर IR रीजन में आते हैं, ये देखो लिखा है। तो बामन ने दिया, बामन ने अगेन एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे दिया। बामन ने एक तो वेवलेंथ दिया, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन है, आपको पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी ला सकती हूँ, हाँ मैं ला सकती हूँ। तो इस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नथिंग बट, ये ऊपर का था R का, ठीक है, इधर C भेज दो, इधर C भेज दो, ये C आ गया। तो ये याद रखो RC इज इक्वल टू, बार्मर के लिए N इज 2, हाँ 2, ये आगे तो कुछ भी आ सकता है, N इज इक्वल टू 3 से आ सकता है, N इज इक्वल टू 4 से आ सकता है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका बार्मर सीरीज का। देखो इसका मैंने फॉर्म वो भी दिया हुआ है, बाद में नीचे आएगा। सब फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल बार्मर पास्चन सबका पीछे दिया हुआ है, आपको नोट्स में वो मिल जाएगा। नाउ ये अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी कम टू बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। स्पेलिंग गलत हो गई। Bohr's model of atom. Bohr uses the emission spectrum of hydrogen. बोहर ने ज़्यादा बात जो भी किया एमिशन स्पेक्ट्रम पे किया, हाइड्रोजन पे बात किया या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे बात किया, हाइड्रोजन पे बात किया या हाइड्रोजन लाइक, ये पता होना चाहिए। उसमें आपका हीलियम लिथियम ये आएगा +1 +2 केस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम पे बात किया जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हीलियम में 2 रहता है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो +1। लिथियम में 3 रहता है तो उसके 2 निकाल देते हैं इसलिए +2। तो आपका बोहर्स मॉडल हीलियम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम में बात होगा। सबके इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ और 1 रखो उनमें, उनके लिए ये क्या नाम बोलेंगे अप्लाई करेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन ऑफर्ड developed a spectrum of hydrogen to develop a model for hydrogen and offered a satisfactory model for explaining spectra of hydrogen and hydrogen like atoms. He postulated that electron moves around the nucleus. Okay, electron nucleus के बाहर घूमता है, वो इन्होंने आकर कंफर्म बोल दिया। तो यानी रिलेट करना सीखो, रिलेट करना है। न्यूट घूम रहा है तो रेडियस, फिर से हमने रेडियस अभी रुदरफोर्ड के हिसाब से लाए, अब हम बोहर में भी लाएंगे। बोहर में आपका ना प्लैंक्स कांस्टेंट n पाई ये सब आ जाएगा, बहुत इजी करके बता रही हूँ। तो रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट दे दिया उन्होंने, कैलकुलेटेड। अब रेडियस आ गया तो वेलोसिटी और एनर्जी तो करना ही है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट उन्होंने बता दिया। उन्होंने बोला क्वांटम में रहेगी, तो हर ऑर्बिट में वो उस एनर्जी n1 मैंने बताया, n आएगा प्लैंक कांस्टेंट,
n बदलते जाओ, ऑर्बिट बदलता जाएगा और एनर्जी मिलता जाएगा। फॉर्मूले में बाद में फिर से बताऊंगी। और उन्होंने बोला ओनली सर्टन ऑर्बिट कैन एग्जिस्ट एंड ईच ऑर्बिट विल कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक एनर्जी। देखो पहले उसने बोला ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे ऑर्बिट में, ऑर्बिट है तो उसने बोला ऑर्बिट की एनर्जी बताएगा उसके ऑर्बिट की। उन्होंने बताया कि वो उतनी, हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी रहेगी। समझ गए, ये चीज़ें आ गए बोहर। तो बोहर का हाइड्रोजन मॉडल। अब चलो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं 1 2 3 पोस्टुलेट्स विल रीड एज पर द एनसीईआरटी। रीड कर लेते हैं, वैसे तो बता दिया है सब। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट कुड रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, वही है, विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, है ना। वो बोल रहा है अभी एमिट नहीं कर रहे, फिक्स घूम रहा है, क्योंकि एमिट तो तब करेगा जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, तो वो हायर में जाएगा तब एमिट करेगा। अदरवाइज वो अपनी फिक्स एनर्जी से चुपचाप घर के दायरे में घूम रहे, इतना ही तू आर अलाउड टू मूव, इसके अलावा तुम नहीं घूम सकते। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तब आप बाहर जाके कुछ खर्चा करके आ सकते हो, अदरवाइज अपने दायरे में ही घूमते रहोगे। दे विल बी कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस, है ना। ओके, सो ये लाइन याद रखना, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब इन्होंने स्टेबिलिटी बताई। Contrary to the predictions of electromagnetic theory, according to postulate, each atom has a certain definite stable states. उसकी stable state है in which it can exist, and each possible state has a definite total energy. ठीक है, उसने उसको stationary state बोला है ना, stationary state. Okay. Now Bohr second postulate defines stable orbit. पहला उन्होंने कर दिया stationary state. Okay, let me highlight in certain orbit with the emission energy. ठीक है, definite stable state, उन्होंने इसको stationary state बोला। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बात की, इट ही सेड डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट के बारे में बात किया, स्टेबल ऑर्बिट के बारे में बात किया उन्होंने। चलो हाँ, सेकेंड इसमें देखो, electron revolves around the nucleus only in those orbit with the angular momentum which is the integral multiple of h upon 2 pi। ये बात की उन्होंने। let me change the color। चलो ठीक है, तो देखो इन्होंने ये बोला, बोहर ने ये बोला, पहले तो बोला स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है, स्टेशनरी, वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा, स्टेबल स्टेट में, स्टेबल में रहता है, ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा अनलेस उसको ज़्यादा मिल रही है, वो बात अलग होगी, बट अदरवाइज वो अपने ऑर्बिट में ही घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बोहर का नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है, दैट इज mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये इन्होंने बोला, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज L, ठीक है। दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग ही हैज गिवन बाय NH/2π। बस इसमें मैंने अभी बताया mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ से आपको R मिलेगा, यहाँ से आपको V मिलेगा, जैसे वहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स से हमने फॉर्मूला निकाला था, यहाँ से हमको दोनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है, वेलोसिटी का डाल दो R में, सब मिलेगा। वो आगे कैसे मिलेगा बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंट दे दिया है हाउ टू रिलेट थिंग्स। ये फॉर्मूला अगर याद कर लिया और इसमें एंगुलर मोमेंटम को mvr NH/2π ये रटा है तो आपका R बनता है, R बनता है, न्यूमेरिकल में डालो, सॉल्व करो, आंसर मिलता है। इसके भी रेडियस और इसका बहुत इजी फॉर्मूला मिला है, वो भी आगे मेंशन्ड है, बताती हूँ। नाउ थर्ड पोस्टुलेट इनकॉर्पोरेटेड एटॉमिक थ्योरी एंड अर्ली क्वांटम concepts developed by the Planck and Einstein. It states that electron might make a transition from one specific non-radiating orbit to another lower orbit. एक से लोअर में आ सकता है, हायर से लोअर में तो आ सकता है लोअर एनर्जी, हाँ भाई आ सकता है। So when it does so, a photon emits energy having a equal to higher energy difference between the two state। देखो जब वो
नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से नीचे आ रहा है, देखो एच म्यू, दैट एनर्जी डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू एच म्यू, समझ गए, या एच सी बाय लैम्डा भी बोल सकते हो। तो दैट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, ये इन्होंने बोला। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा एनर्जी लाना है, वी दिया है तो एच से मल्टीप्लाई कर दो, आपको चेंज इन एनर्जी आएगी। या एनर्जी इनिशियली जो है माइनस दी एनर्जी, ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पर सपोज 13 है, नीचे की 10 है, तो चेंज एनर्जी विल बी व्हाट, इनिशियल 13 माइनस 10, डेल्टा ई विल बी 3, ऐसे समझना है, ठीक है। इसको मुझे पर्पल से करना चाहिए, इसको मुझे पर्पल से करना चाहिए। समझ गए, एच म्यू इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, जहाँ पे था वहाँ से जहाँ आया, तो चेंज इन एनर्जी हायर माइनस लोअर, एंड दैट विल बी एच म्यू, ठीक है। चलो, वेयर ई इज इन इनिशियल इन द फाइनल स्टेट्स, ठीक है, एंड ई इनिशियल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ई फाइनल, तभी होगा। फॉर हाइड्रोजन एटम द गिव्स द एक्सप्रेशन टू गिव the energy difference, but in this equation requires radius of electron orbit. To calculate radius, Bohr postulated about the angular momentum, हम बात कर चुके हैं, MVR electron, the quantization of energy is used, तो ये आ गया, L is equal to MVR, बता चुकी हूँ, that is equal to NH upon 2 pi, ठीक है, 2 pi, बस ले आओ, and this is for the nth orbit, n is the integer, Rn is the radius of nth orbit, v is the velocity, that is the speed of electron in the nth orbit। तो अब आपको क्या मिलता है, radius of nth orbit, R is equal to n square upon m h square by 2 pi 4 pi epsilon naught upon e square, ठीक है। वैसे हम इसको इस फॉर्मूले में डाल के रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। This will be like, this will be n square h square upon m into 2 epsilon e square, ठीक है। n square h square m, 2 pi 4 pi कैंसिल होता है, 2 बच जाता है, e एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर। और देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, n चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के वजह से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, हमको रेडियस का फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ लिखा है मैंने, चलो दे देती हूँ मैं। हमको रेडियस का एक फॉर्मूला मिलता है, ऑल बीइंग कांस्टेंट, रेडियस का एक फॉर्मूला हो जाता है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू R इंटू n स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट मैं अच्छे से लिख देती हूँ। n स्क्वायर
एच स्क्वायर अपॉन एम टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, नहीं एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टू ई स्क्वायर एंड मास। देखो दिस इज टू कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये सब आपका कांस्टेंट है। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.529 इंटू योर एन स्क्वायर। ये आपका टर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ एमस्टॉन। ठीक है, अब आगे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका भी जनरल फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द वैल्यू ऑफ रेडियस। यहाँ रेडियस की वैल्यू डाल दो, ई कांस्टेंट, 8 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, मास स्केलर कांस्टेंट, एन नॉन कांस्टेंट, अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए बदल जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ मिस्टेक, इसको भी हम लिख सकते हैं एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। बस इसको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट मुझे चेक करने दो। ई एन सब ठीक है, सेम है, इट्स ऑल ओके। ठीक है, तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमको मिलता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो रेडियस में एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एनर्जी में एन स्क्वायर से डिवाइड करना है। आप जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखोगे ना, वो बामर पास्टन फंड सीरीज का, तो यहाँ लोवेस्ट n इज इक्वल टू 1 की जो एनर्जी है ना, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस उसी एनर्जी को यूज़ करना है हमको इस फॉर्मूले में। ठीक है, डिवाइड कर दो एन स्क्वायर से, जो भी n है, बामर लाइमन के लिए 1 करो, बामर के लिए 2 करो, पास्टन के लिए 3 करो, आपकी एनर्जी हर ऑर्बिट के लिए मिलेगी। इन्फिनिटी के लिए कर दो, एनर्जी 0 हो जाएगी। समझ गए? ये देखो, ये फॉर्मूला इज गिवन आउट हियर, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये वही है, एंगुलर मोमेंटम का यहाँ सॉल्व किया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी स्टेट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई का है, वेयर दिस n कैन बी 1 2 3 लाइमन, बामर, पास्टन एंड सो ऑन। सो योर रेडियस इज ऑल्सो गिवन है, n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर। इन सब को सॉल्व कर दो तो आपको मिलता है 0.523 n स्क्वायर, 529 n स्क्वायर। ठीक है, एमस्टॉन। ये देखो टोटल एनर्जी फिर से दिया हुआ है, एक पेज में किया हुआ है आपके लिए। देन वी कम बोहर्स लिमिटेड। अब बोहर का लिमिटेशन क्या आ गया? मेनली इट इज़ फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, ये लिमिटेशन है, आपने दायरा सीमित कर दिया, आप दूसरी चीज़ का कुछ नहीं बता पा रहे हो। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जहाँ पहले तो हाइड्रोजन ही बता रहे हैं और जहाँ 2 हो गए तो भी नहीं बता पा रहे हैं। डज नॉट फॉलो डीप ग्रुप प्लीज कंसेप्ट फॉर पार्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल डुअलिटी नेचर। ठीक है, देन कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अरे जब उन्होंने एक ही की बात की, मॉलिक्यूल के बारे में बता ही नहीं पाए, तो मॉलिक्यूल कैसे बन रहे क्या बताते? नहीं बता पाए। हाँ,
ही कॉन्ट्राडिक्टेड, डी ब्रुगली हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट किया, बता दिया. हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही जस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो उसको नहीं फॉलो किया. ही कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, ठीक है. ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट. जीमैन इफेक्ट क्या है? ये मैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये इलेक्ट्रिक रेडिएशंस के बारे में. स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क कैसे होता है? आप दो करंट की वायर्स को पास मिलाओ, यू नेट गेट स्पार्क्स स्टार्स बोलोगे तो बस. स्टार्क इफेक्ट इज फॉर इलेक्ट्रिक एंड जीमैन इफेक्ट इज फॉर मैग्नेटिक, जी, ठीक है. तो इन्होंने किसी को डुएल डी ब्रुगली को एक्सप्लेन नहीं किया, हीजनबर्ग को एक्सप्लेन नहीं किया, जीमैन को एक्सप्लेन नहीं किया, स्टार्क इफेक्ट को नहीं किया, मॉलिक्यूल्स को नहीं किया, कर करके क्या किया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक को एक्सप्लेन किया. वही उसका डिसएडवांटेज था या लिमिटेशंस थी. यही है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आ गया डायग्राम, जो मैं ऊपर उम्मीद कर रही थी. देखो कलरफुल, ज़्यादा सुंदर. देखो लाइमन n इज इक्वल टू 1, बामर n इज इक्वल टू 2, पास्चन n इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट n इज इक्वल टू 4, फंड n इज इक्वल टू 5 एंड n कैन बी इन्फिनिटी ऑल्सो. अच्छा, अब एक चीज़ ये मैंने यहाँ मेंशन की है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस. कितनी लाइन गिरेगी? सपोज एक एटम ये n इज इक्वल टू 7 स्टेट में है और उसको मुझे गिराना है पास्चन में, यानी n इज इक्वल टू बामर में 2 पे गिराना है. तो ये कितने तरीके से गिरेगा? आप क्या कैलकुलेट करोगे? यार पहले डायरेक्ट गिरा, फिर ये 2 पे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ गिरा, या ये पहले यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, या ये पहले तीसरे पे गिरा, फिर चौथे पे गिरा, या चौथे पे गिरा, फिर गिरा, या तीसरे पे गिरा, फिर गिरा. देखो कितने हैं, सिर दर्द हो जाएगा. तो एक फॉर्मूला दिया है, किस n से वो गिर रहा है, ठीक है, वो ले लो n माइनस, जहाँ है वही ना, माइनस n माइनस 1 करो, माइनस n माइनस 1. सपोज 5 से गिर रहा है, 7 से गिर रहा, क्या हो जाएगा ये डिवाइड बाय 2 कर दो. 7 से गिर रहा है, 7 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 2, दिस विल बी 7 इंटू 6 बाय 2, इट विल बी 7 इंटू 3, इट विल बी 21 टाइम्स. समझ गया कहाँ से गिर रहा है, कौन से इसमें वो था हायर एनर्जी, वहाँ से वो कहाँ गिर रहा से आपको मतलब नहीं है. तो n इंटू n माइनस 1 बाय 2. वो उतने एमिशन स्पेक्ट्रम लेगा. The various lines in the atomic spectra are produced when the electrons jump from a higher energy state to a lower energy state, and these spectral lines are called emission lines. But when the absorbs photon, then you get absorption. Thus, if photons with a continuous range of frequencies pass through a rarefied gas, then they are analyzed with a spectrometer. A series of dark spectral lines of absorption lines appear in the continuous spectrum. The dark lines indicate the frequencies that have been absorbed, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, जीमेन इफेक्ट आ गया. ये वही है, यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स दिए, n इज इक्वल टू 1 इन द ग्राउंड स्टेट. आपकी एनर्जी मैंने बोला था टोटल एनर्जी में हमको n इज इक्वल टू 1 की लेनी है, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो ये है, वो यही है. अब इसको आपको ना n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 में करना है. इसको आप लर्न करो. 13.6, बस अब इसको हम इस 1 को भूल जाएंगे. हम इस 1 को, इस 3.6 को यहाँ हम 3.4 करेंगे, माइनस साइन हर एनर्जी में, इसको 3.4 कर दो. अब ये 3 को काउंट करो और इसका हाफ कर दो, 30 है, ठीक है, 3, इसको 0.5 कर दो, ठीक है, 0.5 हो गया, फिर 0.85, देयर इज सम मिस्टेक.
लिया तो बुक से ही है, देयर इज सम मिस्टेक। 3.4 बराबर है, इट इज़ 1। वही तो लर्न है, इसको हाफ करना है आपको 5.1। 3 को जब आप हाफ करते हो तो 1.5 मिलता है, तो देखो 1.5 हो गया। अब 1.51 को जब हाफ करते हो तो इट इज़ लाइक 16 बोल सकते हो। 16 का हाफ देखो 18, 8 के आसपास आता है, तो मैं हाफ करते जाती हूँ। ये 3.4, 13.6, ऊपर गए 3.4, फिर हम इन 2 डिजिट को देख रहे हैं। अब इसका हाफ किया 0.51, इसका समझो 50 का हाफ किया 1.56, यानी 16 का हाफ किया 0.85। इसको अब कम करते जाओ, इस 5 को 5 4 करो, 4 का 3 8 करो, एंड इन्फिनिटी के लिए 0 है। इसको इस तरीके से लर्न करो। लर्न आपको करना है, हाफ हाफ करके जाओ, कहीं पे हाफ नहीं होगा, डिजिट्स को याद करना है। मैंने वैसे ही याद किया। द एनर्जी ऑफ एटम इज द लीस्ट largest negative when its electron is revolving near the nucleus। बोला ना स्टेबिलिटी के लिए सबसे कम एनर्जी होना, न्यूक्लियस के पास रहोगे तो उसको सबसे कम एनर्जी वाला ही पास रहेगा, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट दूर दूर जाते जाएंगे, ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी एनर्जीज बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियस वाला बस इस लाइन में इसको याद रखो, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस माइनस एनर्जी सबसे कम होना। हाँ है, तभी तो उसको रखेगा। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, उसका नाम ये इज दैट द लोएस्ट एनर्जी विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग नियर द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट विच इज द स्मॉलेस्ट रेडियस। दूसरी जबान, उस रेडियस को बोलते हैं ए नॉट। ये वही है मैंने जब भी बताया था, हर सीरीज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन, frequency of Balmer, frequency of Paschen, frequency of bracket and frequency of Fund series। ठीक है, इक्वल्स टू। तो बस देखो एक जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था, जनरल फॉर्मूला क्या था फ्रीक्वेंसी का, इट वॉज R इंटू सी इंटू 1 माइनस n ग्राउंड स्टेट याद करो स्क्वायर माइनस फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखो लाइमन के लिए n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर, ये तो जो भी रहेगा रहेगा। n बामर के लिए n इज इक्वल टू 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5। अब हर एक में माइनस साइन, राइट। और जो ये n है, दिस n कुड बी, ये n कुड बी एनीथिंग डिजिट मोर देन 1, 2 3 4। यहाँ ये 2 है तो दिस n विल बी 3 4 5, ये 3 है तो दिस विल बी 4 5 6 एंड सो ऑन। डी ब्रूगलीज हाइपोथेसिस, दिस इज नथिंग बट वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ नेचर। डी ब्रूगली ने बोला वेव सिर्फ वेव नहीं है, इट इज समटाइम्स पार्टिकल एंड समटाइम वेव। ठीक है, पार्टिकल इट विल बिहेव समटाइम्स लाइक अ पार्टिकल, लाइक समटाइम्स लाइक अ वेव, यानी सर्कुलर मोशन भी जाएगा और लहरों जैसे भी लहराएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, कब दिया इन्होंने, 1924 में। proposed that matter, any matter say it behaves like a radiation should exhibit a dual behavior। any matter, आपका ये मोटी चीज़ हो या हवा हो या लाइट हो, it will behave like dual nature। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एंड वेवलेंथ। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है। यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, उसके पास मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होएगी। ठीक है, उन्होंने इस वेवलेंथ का एक रिलेशन भी दिया है, ये घूम रहा है, डी ब्रूगलीज रिलेशन, ये यहाँ पे आएगा। यानी एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है तो इट विल ऑल्सो मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अभी ये हम इसको पढ़ते हैं और वेवलेंथ लैम्डा का रिलेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद इन्होंने डी ब्रूगली ने कैसे बोहर स्क्वायर MV/r इज इक्वल टू NH/2 पाई को प्रूव किया कि दिस इज ट्रू, ये डी ब्रूगली ने किया, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
Bohr model is applicable to hydrogenic atoms. It cannot be extended to even mere 2 electron atom like helium. ठीक है, but helium plus को it can be applied. Atoms more than 1 electron नहीं कर सकते on the lines of Bohr model of hydrogenic, but did not meet it analytic success. Difficulty lies in the fact that electron interacts not only with the positive charged nucleus but also with other nucleus also. The formulation of Bohr's model involves electrical force, yes, between positive charged nucleus and negative charged electron, yes. It does not include electrical forces between electrons which necessarily appear between multiple. अब देखो, इन्होंने बोला न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर इनकी बात किया. अब यहाँ पर आपस में भी तो इनका कुछ है दूसरे एटम्स के बीच में, है ना, वो भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. उन्होंने उसकी कोई बात ही नहीं की. While Bohr model correctly predicts the frequency of light emitted by hydrogen atom, yes, the model is unable to explain relative intensity of frequencies of the spectrum. कि इंटेंसिटी के बारे में वो कुछ नहीं बता रहे. In emission spectrum of hydrogen, some of the visible frequencies have weak intensity. रहता है. Why? Experimental observation depict that some transitions are more favored than the others. पर why that some are favored and why the others are not favored, वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है. बोहर्स मॉडल प्रेजेंट्स elegant picture of atom and cannot be generalized to complex atoms. Okay. Complex atoms we have to use a radical theory based on quantum mechanics, जो हम बाद में पढ़ेंगे, which provides more complete picture of the atomic structure. तो ये आगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. डी ब्रोगली ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन ऑर्बिट, ठीक है, इन दिस सर्कुलर पाथ, लेकिन सरवाइव वही करते हैं जिनका लैम्डा वेवलेंथ इज रिलेटेड टू h अपॉन mv, दैट इज h अपॉन द मोमेंटम. इनका उस फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ वाले ही सर्वाइव करते हैं, विच इज ऑफ द फॉर्म h अपॉन mv इंटू n. तो उन्होंने बोला, और जो सर्कुलर पाथ में फ्लोट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉलोड इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कुलर ऑर्बिट में है. तो इन्होंने बोला 2 पाई आर सर्वाइवल विल बी n लैम्डा. ठीक है, दैट इज n लैम्डा. दिस इज योर n, दिस इज योर n. ठीक है, n लैम्डा. अब हम इस लैम्डा की वैल्यू ये डालने वाले हैं यहाँ पे. लैम्डा विल बी पुट इन दिस, सो यू गेट 2 पाई आर इज इक्वल टू n h अपॉन mv. ये रिलेशन इन्होंने अपने डी ब्रोगली ने बोला. देखो ये रिलेशन बिल्कुल सिमिलर आपका होता जाएगा बोहर्स ऑर्बिट के जैसा, जहाँ बोहर ने बोला था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n अपॉन इज ऑफ द फॉर्म n इंटू h अपॉन 2 पाई. अब देखो ये MBR डी ब्रोगली ने इधर कर दिया और ये 2 पाई इधर आ गया. सो डिड यू गेट दैट इक्वेशन? डिड यू गेट दिस इक्वेशन? MVR इज इक्वल टू NH. ये MV इधर कर दो, 2 पाई इधर कर दो, एंड दैट यू गॉट दिस इक्वेशन. एंड इस तरीके से डी ब्रोगली ने बोहर्स की इक्वेशन को सही साबित किया. ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट दिया है. आयोनाइजेशन एनर्जी और बॉन्डिंग एनर्जी हमको आएगा. जब n इन्फिनिटी से n से एक एटम इन्फिनिटी में जा रहा है, एनर्जी गेन करेगा, तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो टूट जाएगा अपने एटम से. वो ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एटम है. जब इस एटम को आप इन्फिनिटी पे भेजना है ना, तो इसके जो टर्म बोलते हैं उसको कहते हैं आयोनाइजेशन. ये टूट के आयोनाइज होकर इन्फिनिटी पे चला जाएगा. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन कोई nth ऑर्बिट से इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा है, अब क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है इन्फिनिटी से, या n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, या n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से जब ये यहाँ कहीं आ रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है, तो वो उसके बाइंड हो रहा है, तो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. ये एक मैंने लिखना चाहा क्योंकि
कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, मुझे लगा, मैंने महसूस किया इस चीज़ को डिफ़िकल्ट, हाउ टू डिफ्रेंशिएट, तो मैंने यहाँ डाल दिया। जब n से इन्फिनिटी में जा रहा है तो वो आयोनाइज होगा, n से 4-5 में जा रहा है तो आयोनाइज नहीं बोलेंगे। आयोनाइज कब बोलेंगे? न्यूमेरिकल में वो सीधा बोल देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालो। आयोनाइजेशन है n1 है, और ये मतलब कहाँ से, यहाँ से वो कहाँ गया? इन्फिनिटी में गया, तो लैंडिंग कहाँ हो रहा है? लैंडिंग इन्फिनिटी में हो रहा है, तो बस उसको आयोनाइजेशन बोला। तो एक को n लेना है जो भी गिवन है, दूसरे को इन्फिनिटी लेना है। और बॉन्डिंग एनर्जी बोल दिया तो कहीं से इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये जो आ रहा है n=2 हमको इन्फिनाइट लेना है। और आपका यहाँ का ये वाला टर्म, यहाँ का आपका ये वाला टर्म आपका ये वाला टर्म पूरा कैंसल हो जाता है। कहाँ गया, कहाँ गया? या ये वाला टर्म पूरा कैंसल हो जाएगा। आयो, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है बॉन्डिंग में, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका इक्वेशन कुछ अलग बन जाएगा। और आयोनाइजेशन में ये टर्म इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच हमको रखना है, ठीक है। तो हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर। टिल देन, all the best, bye bye. I hope tried to easify things for you.